हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अंशों के मूल्य को प्रभावित करते हैं और हमें अंशों का मूल्यांकन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। राइट, ये थियोरेटिकल पार्ट हमने क्लियर किया। अब आज ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं इसके अंदर हम प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट पे आ जाएंगे कि कौन से मेथड्स होंगे। पहले हम ये देखेंगे कि कौन से मेथड्स है जिनके आधार पर अंशों का मूल्यांकन हो सकता है। तो अंशों का मूल्यांकन करने के लिए पहला जो बेसिक मेथड है जिसे हम कहते हैं एसेट वैल्यूएशन मेथड, इसे इंट्रांसिक वैल्यू मेथड भी कहा जाता है और इसका एक नाम और है नेट एसेट बैंकिंग मेथड। राइट, पहला मेथड हो जाएगा शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि या अंतर्निहित मूल्य विधि या शुद्ध संपत्ति समर्थन विधि। तो ये एसेट वैल्यूएशन मेथड या ज़्यादातर इसका जो नाम जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है इंट्रांसिक वैल्यू मेथड। तो इंट्रांसिक वैल्यू मेथड के बेसिस पे अंशों का मूल्यांकन हो सकता है। दूसरा एक मेथड और है जिसे कहा जाता है यील्ड या इनकम वैल्यूएशन मेथड, यानी आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना है उसके बेस पर है, तो प्रत्याय या आपका प्रतिफल कितना आप पे करते हैं उसको आधार बनाया जाता है अंशों का मूल्यांकन करने के लिए। ये जो यील्ड वैल्यूएशन मेथड है इसमें हम जो दर यूज़ करेंगे वो 3 तरह की रेट्स यूज़ हो सकती है। पहला हमारा जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट मेथड, यानी हमारे लाभांश की प्रत्याशित दर क्या है उसको यूज़ करें अंशों का मूल्यांकन करने के लिए। दूसरी हम दर यूज़ कर सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी हमारी फ्यूचर की हम क्या आशा करते हैं तो आपकी रेट ऑफ रिटर्न क्या है उसके बेसिस पे अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और तीसरा जो मूल्यांकन होता है वो हमारा अर्निंग पर बेस्ड होता है जिसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड अर्निंग रेट मेथड। तो बेसिकली ये बेसिक 2 मेथड्स हो गए, एसेट वैल्यूएशन या इंट्रांसिक वैल्यू मेथड और दूसरा हो गया यील्ड या इनकम वैल्यूएशन मेथड जिसके 3 पार्ट हैं। लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे तो 2 चीज़ छोटे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूज़फुल होगी। एक आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा इसको भी हमने यहीं शामिल किया है। और नेक्स्ट हम निकालेंगे कि कई बार कंपनी एक अंश के बदले में जो आप अंशधारी हैं उनको फ्री में कुछ शेयर्स इशू करती है, तो जिन्हें राइट शेयर्स कहा जाता है। तो अगर आपको राइट शेयर्स मिलते हैं तो उन राइट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, उनका मूल्यांकन कैसे होगा, ये भी हमारा पार्ट बनता है। तो जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है वो इसी चैप्टर के सिलेबस में है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ले लिया है। अदरवाइज बेसिकली हम 2 तरह के मेथड्स की बात करेंगे, एक हमारा नेट एसेट वैल्यू मेथड या जिसे इंट्रांसिक वैल्यू मेथड कहा जाता है और दूसरा हमारा यील्ड वैल्यूएशन मेथड जिसके हम 3 तरह के फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है उससे शुरुआत करते हैं जिसे एसेट वैल्यूएशन मेथड कहा जाता है। इसे नेट एसेट बैंकिंग मेथड भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया, और इसे नॉर्मली हम अंतर्निहित मूल्य विधि या इंट्रांसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ये जो एसेट वैल्यूएशन मेथड है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल होता है जो सेफ्टी को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी उन्हें ये चाहिए कि कंपनी के भले ही लाभ की जो दर है या जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, जो लाभांश हमें मिल रहा है वो भले ही थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी सेफ रहनी चाहिए। यानी अगर कंपनी बाय द वे लिक्विडेट भी हो जाती है तो ऐसे में वो अश्योर होना चाहते हैं कि नेट असेट्स में से हमें अपना शेयर्स का वैल्यू तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो इसीलिए इसे एसेट बैंकिंग मेथड या इंट्रांसिक वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। अब जब यहाँ पर इंट्रांसिक वैल्यू मेथड को यूज़ करना होगा तो प्रैक्टिकली हमें क्या प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी कंपनी की जितनी भी वास्तविक संपत्तियाँ हैं उनका हमें वसूली मूल्य निकालना पड़ेगा पहले स्टेप पर। दूसरा, जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनका भी हमें टोटल करना पड़ेगा, और जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को जब हम माइनस कर देते हैं तो एक तरह से वो हमारी नेट असेट्स निकल जाएगी। राइट, तो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले आपको असेट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और टोटल असेट्स में से एक तरह से या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स में से जब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नेट असेट निकल जाएगा। और ये जो नेट असेट आ जाता है, वैल्यू ऑफ नेट असेट आता है, इसे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जब
हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एक अंश का मूल्य कितना होगा। तो देखने में तो बड़ा आसान सा मेथड है कि क्या कीजिए, सबसे पहले आप करंट मार्केट वैल्यू पता कर दीजिए अपनी एसेट्स का, चाहे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल है अगर तो उसको फेयर वैल्यू पे आपको लेना है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर आपके यहाँ पर, तो और जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है, चाहे वो स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकता है, कैश बैंक हो सकते हैं। उसके बाद इनमें से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स हो जाएंगे, लोन्स हो जाएंगे, या जो भी हमारे जैसे प्रोविजंस वगैरह बने हुए हैं, प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल्स, जितने भी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट्स हैं उनको भी हमें माइनस कर देना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे भी माइनस कर देना है। तो ये निकल के आ जाएगा नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर आप चाहें तो आप इसे नेट एसेट का जो दूसरा वाला फॉर्मेट है, जिसे हम सिर्फ लाइबिलिटी साइड से भी हम एक तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज़ करेंगे, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे, उसमें अगर हमें किसी संपत्ति के मूल्यांकन पर लाभ होता है तो उसे ऐड कर दीजिए, हानि होती है तो उसे माइनस कर दीजिए। कुछ एसेट्स ऐसी होगी जिससे अगर आपने अनरिकॉर्डेड है तो उनकी वैल्यू को भी ऐड कर दीजिए, और इसमें से फिक्शिशियस एसेट्स को माइनस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे माइनस कीजिए। एडिशनल कुछ प्रोविजंस बनाने हैं तो उसे भी माइनस कर दीजिए। तो आपका नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाता है, जिसे वैल्यू ऑफ नेट एसेट कहा जाता है। और इस वैल्यू ऑफ नेट एसेट को नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा किसका, एक अंश का, एक समता अंश का मूल्य कितना होगा। यहाँ ध्यान रखना है जब एसेट्स को वैल्यूएशन करना है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला आपको पहला पॉइंट कि आपको जो आपकी कृत्रिम संपत्तियाँ हैं उनको शामिल नहीं करना है। यानी अगर आपकी बैलेंस शीट बोलती है कि जैसे सपोज कीजिए असेट साइड पे आपके पास ऐसी संपत्तियां जो आपके राइट ऑफ नहीं हुई है, तो जितनी भी कृत्रिम संपत्तियां हैं जो बैलेंस शीट में शो होती है उन्हें शामिल नहीं करना है। दूसरा, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी रियल असेट्स है, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह है, उनका हमें करंट मार्केट प्राइस नॉर्मली लेना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमें है वो ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी एसेट है जो बिज़नेस के लिए यूज़फुल है पर अभी फ़िलहाल अपने बैलेंस शीट में नहीं दिख रखी थी, तो आपसे ये कहा जाए कि ये एसेट भी हमारी है तो उसकी प्रॉपर वैल्यू को भी एसेट्स की वैल्यू में शामिल करना है। गुडविल को आपको शामिल करना ही है। और जब लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को भी हमें माइनस करना होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जब अंशों के मूल्य का निर्धारण करेंगे, जब संपत्तियों का निर्धारण करते हैं, तो ये कुछ बातें हमें प्रायोरिटी बेसिस पर ध्यान रखना होगा। चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट है, चाहे आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड एक्सपेंसेज वगैरह हैं, उन्हें माइनस करना पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट और है कि अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं और उनके लिए क्वेश्चन ये कहता है कि इनको पेमेंट करने की पूरी संभावना है, तो उसे भी आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी मानते हुए उसे माइनस करना होगा, राइट। अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर इशूड हैं और उनका कोई एरियर बाकी है, एरियर ऑन स्पेशली जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन पे कई बार ऐसा होता है कि पिछले सालों में हमने लाभांश नहीं दिया है, तो क्योंकि वो क्यूमुलेटिव है तो जिस भी साल आप लाभ कमाएंगे उनका एरियर आपको पे करना पड़ेगा, तो उसे भी आपको लेस करना होगा। अगर नॉर्मली अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्यूमुलेटिव ही माना जाता है, राइट। जब ये सारा का सारा कैलकुलेशन आप कर लेते हैं तो बस फिर सिंपली एक फार्मूला लगाना है कि टोटल एसेट्स ऑफ एट करंट वैल्यू माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक अंश का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।